वर्ल्ड साइंस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच 2022 का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन जो कि 7 फरवरी को बायोलॉजी का आप लोग का जो एग्ज़ाम हुआ था उसको हम लेकर के आए हैं। इस बीच में हम आप लोगों के बीच इस चैनल पे नहीं आ पाए क्योंकि इस बीच बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा था 12th का, और अभी भी 10th का बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है। इसलिए बहुत सारे परेशानी झेलने के कारण हम आप लोगों के बीच नहीं आ पाए थे इस चैनल पे। तो आज से मेरा सेशन फिर से शुरू होने वाला है इस चैनल पे। आज हम 2022 का क्वेश्चन बैंक बायोलॉजी का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं, जिसमें से आप लोग को 70 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था और बहुत ही आसान ऑब्जेक्टिव सब था जो कि पूछा गया था। पीछे वाले ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक से भी बहुत सारा क्वेश्चन था। तो हम आप लोगों को कहे भी थे कि आप लोग क्वेश्चन बैंक पे यदि प्रिपेयर रहते हैं, क्वेश्चन बैंक यदि आप तैयारी करते हैं तो आप लोग को बेहतरीन रिजल्ट और बेहतरीन मार्क देखने को मिलता और मिलेगा भी। उस तरह से आप एग्ज़ाम दे करके आएंगे तो, और एग्ज़ाम आसान ही था और क्वेश्चन भी आसान था। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 मार्क 5 मार्क जो भी था वह आसान ही ऑब्जेक्टिव था। तो हम उसके सॉल्यूशन को लेकर के आए हैं। ये एक वीडियो नहीं लेकिन 2 या 3 वीडियो तक में इसको हम समाप्त कर देंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इसका डिटेल भी हम बताएंगे कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, कैसे पूछा गया था, और ये इससे आगे आने वाले और ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन ये था, सेट सब कुछ नहीं है, जो रिलेटेड क्वेश्चन जो एक दूसरे से मिलता जुलता ऑब्जेक्टिव है एक दूसरे से रिलेटेड, उसको हम लेकर के आए हैं, नहीं कि कोई सेट से लेकर के आए हैं। ठीक, तो कोई भी सेट हो, क्वेश्चन नंबर इधर उधर होगा, लेकिन क्वेश्चन यही है 2022 के क्वेश्चन जो कि 7 फरवरी को आप लोग का एग्ज़ाम हुआ था। क्वेश्चन हमारा ये है, पहला, मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। तो मानव शुक्राणु जो होता है उसमें एक्रोसोम होता है। ये एक्रोसोम क्या होता है? ये शुक्राणु का सबसे ऊपरी टोपीनुमा संरचना होता है। हम आप लोगों को फिगर बताए थे इस प्रकार से, यहाँ जो टोपीनुमा संरचना होता है इसे हम कहते हैं एक्रोसोम। इसे हम क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। और यही एक्रोसोम से एंजाइम निकलता है, लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है, हाइल्यूरिडिनेज एंजाइम निकलता है, जो क्या करता है, ओवम के कोरोना रेडिएटा और जोना पेल्यूसिडा को घुलित करके अंडाणु में प्रवेश करता है। उसके बाद निषेचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो ये एक्रोसोम ही निषेचन की क्रिया में सहायक होता है मेनली, चूँकि इसमें एंजाइम इससे रिलीज होता है। तो एक्रोसोम का निर्माण जो होता है यह किससे होता है? तो हमारा ऑप्शन है केंद्रक द्वारा होता है, या लाइसोसोम द्वारा होता है, या गोल्गी काय द्वारा होता है, या अंतःप्रद्रवी जालिका द्वारा होता है। तो ये जो मानव शुक्राणु का जो एक्रोसोम का निर्माण होता है ये गोल्गी बॉडी द्वारा होता है, गोल्गी काय द्वारा होता है। काय मतलब होता है शरीर, जिसे हम लोग बॉडी कहते हैं। तो गोल्गी काय द्वारा, गोल्गी बॉडी द्वारा एक्रोसोम का निर्माण होता है। लेकिन ये जो केंद्रक है ना, केंद्रक, ये क्या होता है? शुक्राणु के ये हेड वाले पार्ट में होते हैं केंद्रक। केंद्रक कहाँ होते हैं? हेड वाले पार्ट में होते हैं केंद्रक। और कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि स्पर्म के मिड भाग में क्या पाया जाता है? स्पर्म के मिड भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और स्पर्म का सबसे पिछला वाला भाग जो होता है वह टेल कहलाता है। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गोल्गी काय द्वारा। क्वेश्चन था मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? गोल्गी काय, गोल्गी बॉडी के द्वारा होता है। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव है मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको चूज करना। ये भी हम आप लोगों को बताए थे। मानव जंतु जिसमें मध चक्र की क्रिया होती है वह इनमें से कौन है? बंदर है, या मनुष्य है, या बंदर मनुष्य दोनों है, या कि गाय है? तो हम तो आप लोग को बताए थे कि बंदर, मनुष्य, बंदर, मनुष्य, ये सब में क्या होता है? एमसी की क्रिया होती है। बंदर में, मनुष्य में, इसमें क्या होते हैं? ऐप में एमसी की क्रिया होती है, जिससे हम लोग
आवर्त चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं, जिसे माहवारी कहते हैं, एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन यहाँ पूछा गया मध्य चक्र, इसे हम लोग कहते हैं ओएस्ट्रस साइकिल कहते हैं। ओएस्ट्रस साइकिल किस में होता है? नॉन प्राइमेट के फीमेल में। नॉन प्राइमेट का फीमेल जब परिपक्व हो जाता है तो तब उससे मध्य चक्र की क्रिया होती है। और मध्य चक्र की क्रिया कब होती है? किसमें? नॉन प्राइमेट के फीमेल जब परिपक्व होते हैं तब उसमें मध्य चक्र की क्रिया होती है। और इसमें भी क्या होता है कि रंगहीन लसलसा तरल पदार्थ जो होता है इसमें भी स्रावित होता है। लेकिन यह नॉन प्राइमेट के फीमेल से प्रवाहित होता है, निकलता है। और इसमें ये जो नॉन प्राइमेट वाला फीमेल होता है जो परिपक्व होता है, जिसमें मध्य चक्र की क्रिया होती है, वह जब ब्रीडिंग की क्रिया करती है तो वह जब उसका हीट पीरियड आता है तब वह ब्रीडिंग क्रिया करती है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये जो मध्य चक्र होता है यह नॉन प्राइमेट के फीमेल में होता है। और इसमें जब ब्रीडिंग होता है, जब हीट पीरियड आता है तब उसमें ब्रीडिंग की क्रिया होती है। और एमसी जो होता है, तो एमसी होता है प्राइमेट में, सिर्फ प्राइमेट के फीमेल में एमसी होता है। प्राइमेट के फीमेल में क्या होता है? एमसी की क्रिया होती है। और एमसी की क्रिया प्राइमेट के फीमेल में होती है। और प्राइमेट के फीमेल क्या होता है? ब्रीडिंग जो करते हैं वह किसी भी समय कर सकते हैं। किसी जिसमें एमसी की क्रिया होती है वह ब्रीडिंग किसी भी समय कर सकता है। और जिसमें नॉन प्राइमेट वाला जो मध्य चक्र वाला होता है उसमें ब्रीडिंग जो होता है हीट पीरियड में होता है। तो देखिए गाय सब में क्या होता है, जो भी कोई भी जानवर होता है उसमें जब हीट पीरियड आता है तब उसको ब्रीडिंग करवाया जाता है, या नहीं तो आजकल सीमेन डाला जाता है। तो हीट पीरियड आता है तब तो जानवर जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, कुत्ता हो गया, ये सब में क्या होता है जब हीट पीरियड आता है तब ब्रीडिंग की क्रिया करवाई जाती है, या नहीं तो सीमेन डलवाई जाती है। ठीक। लेकिन बंदर हो गया, मनुष्य हो गया, इसमें क्या होता है कि एमसी की क्रिया होती है। और एमसी की क्रिया या प्राइमेट के फीमेल में होती है। और एमसी की क्रिया में क्या होता है, जब जिसमें जो प्राइमेट एमसी क्रिया करता है तो उसमें ब्रीडिंग की क्रिया जो होती है वह किसी भी समय हो सकती है। तो हमारा क्वेश्चन था कि मादा जंतु जिसमें मध्य चक्र की क्रिया होती है उसका ऑप्शन ये डी हो जाएगा, गाय हो जाएगा। और तीसरा है कि कॉपर टी का कार्य क्या है? कॉपर टी का क्या कार्य है? ये कॉपर टी जो होता है यह IUDS होता है। क्या होता है? IUDS होता है। इसे हम कहते हैं इंट्रा यूरिन डिवाइस। इंट्रा यूरिन डिवाइस सिस्टम कह सकते हैं, इंट्रा यूरिन डिवाइस। तो इंट्रा यूरिन मतलब होता है क्या, या हम कह सकते हैं ये इंट्रा यूरिन डिवाइस जो होता है मतलब यूरिन जो निकलता है वैजाना के रास्ते निकलता है। तो ये जो होता है IUDS कॉपर टी वैजाना के रास्ता में क्या करता है, ये टी जैसे स्ट्रक्चर होता है, इसको उसमें आरोपित कर दिया जाता है। किसमें? योनि के मार्ग में। उससे क्या होता है कि स्पर्म और ओवम का तो निर्माण होता है, लेकिन ओवम का निर्माण होता है तो क्या ओवम रास्ते में ही रह जाता है, कॉपर टी के उस साइड ही रह जाता है। और स्पर्म यदि इधर से जाता है तो स्पर्म इस साइड रह जाता है। कहने का मतलब स्पर्म ओवम का मिलन हो ही नहीं पाता है। स्पर्म का निर्माण होगा मेल में तो होगा ही होगा, फीमेल में भी ओवम का निर्माण होगा, लेकिन स्पर्म ओवम का मिलन नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा। इसीलिए कॉपर टी का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए है युग्मक निर्माण को रोकना, युग्मक निर्माण को रोकना। दूसरा गर्भधारण को रोकना, तीसरा निषेचन को रोकना, और डी में है उत्परिवर्तन की जांच करना। तो कॉपर टी का काम है निषेचन को रोकना। चूंकि निषेचन होगा ही नहीं तो युग्मक का निर्माण कैसे होगा? ठीक। युग्मक का निर्माण होगा ही नहीं तो गर्भधारण होगा कैसे? तो इसीलिए कॉपर टी का जो कार्य होता है यह निषेचन को रोक देता है। ये कॉपर टी एक अस्थायी जन्म नियंत्रण विधि होते हैं। यदि कोई एक दूसरे संतान के बीच में यदि अंतराल आप लाना चाहते हैं तो वह ये IUDS का इस्तेमाल आप कॉपर टी का कर सकते हैं। जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्या होगा मतलब एक दूसरे संतान के बीच में आप अंतराल ला सकते हैं। कुछ दिन तक आप फर्टिलाइजेशन तो होगा, फर्टिलाइजेशन तो करेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है कि वह एक से दूसरे संतान होने में थोड़ा सा विलंब होता है। ये कॉपर टी का कार्य हो गया। आगे का देखते हैं। अगला चौथा हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मानव भ्रूण संरक्षित रहता है।
क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है कि मानव का जो ये भ्रूण होता है, फीमेल के बॉडी में जो भ्रूण का निर्माण होता है वह किसमें संरक्षित रहता है। भ्रूण को हम लोग इंग्लिश में एम्ब्रियो कहा जाता है, भ्रूण कहते हैं। तो ये कहाँ संरक्षित रहता है, किसमें संरक्षित रहता है। ये माता के तो उदर में रहता है, लेकिन उदर में ये भ्रूण जो होता है, ये भ्रूण किस थैलीनुमा संरचना से रहता है, और ये इसको कौन ऐसा आवरण जो प्रोटेक्ट किया हुआ रहता है, कौन सा गुहा है, तो उसको हम लोग बताना है कि मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। पहला एम है एलेंटोइस में, क्या है, एलेंटोइस में। उसके बाद एमनियोटिक गुहा में, सी में है फुफ्फुस गुहा में, डी में है पेरिटोनियल गुहा में। तो मानव का जो भ्रूण जो संरक्षित रहता है यह एमनियोटिक गुहा में संरक्षित रहता है। अब बताइए, ये एमनियोटिक गुहा जो होता है इसमें भ्रूण संरक्षित रहता है। जैसे कोई भ्रूण है, यहाँ पे देखिए, ये जो होता है ये एक गुहा में, मतलब एमनियोटिक गुहा में संरक्षित रहता है ये। और इसके अंदर एक फ्लूइड द्रव होता है जो क्या करता है कि इसे प्रोटेक्ट किया हुआ रहता है। ये जो होता है, ये जो द्रव होता है इसे कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। ये एमनियोटिक गुहा हुआ, और एमनियोटिक गुहा के अंदर ये एक द्रव भरा रहता है, जिस द्रव में क्या होता है कि ये स्पर्म रहता है। तो ये एमनियोटिक गुहा में भ्रूण रहता है, भ्रूण एमनियोटिक गुहा में भ्रूण रहता है। और इस गुहा के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक द्रव रहता है जो कि भ्रूण को पोषण प्रदान किए रहता है। आपको पता होगा, ये तो इसका देखिए, इससे रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव है, इसको बता देते हैं। तो मानव भ्रूण संरक्षित रहता है किस गुहा में, एमनियोटिक गुहा में सुरक्षित रहता है। ये देखिए, मानव में अपरा का निर्माण होता है। तो मानव में अपरा का जो निर्माण होता है वह किसके द्वारा होता है, एमनियन द्वारा होता है, या कि एलेंटोइस द्वारा होता है, या कि कैरियन द्वारा होता है, या बी तथा सी, मतलब एलेंटोइस तथा कैरियन दोनों द्वारा होता है। तो मानव में अपरा का जो निर्माण होता है, मानव मादा में अपरा का जो निर्माण होता है, प्लेसेंटा का जो निर्माण होता है, वह बी कह सकते हैं एलेंटोइस और सी कह सकते हैं कैरियन। ये दोनों के मिलन से प्लेसेंटा अपरा का निर्माण होता है। ये प्लेसेंटा करता क्या, ये जो फीमेल मादा या माता कह सकते हैं, ये प्लेसेंटा होता है, यह प्लेसेंटा भ्रूण के नाभि से, ध्यान दीजिएगा, भ्रूण का जो नाभि होता है, भ्रूण के नाभि से माता का ये प्लेसेंटा जुड़ा रहता है। और भ्रूण के नाभि से होते हुए माता का प्लेसेंटा जो है वह माता के भ्रूण से, ये प्लेसेंटा एक दूसरे के भ्रूण से जुड़ा रहता है। भ्रूण या नाभि कह सकते हैं, एक दूसरे के नाभि से जुड़ा रहता है ये प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है। कौन सा ब्रिज, तो न्यूट्रिएंट ब्रिज का काम करता है, पोषण प्रदान करने का काम करता है। माता जब कोई भोजन कर लेता है तो उसको पचित भोजन जो अवशोषित कर लिया होता है, और वह जो पचित भोजन कुछ बच जाता है वह भ्रूण को दे देता है। तो ये पचित भोजन, अवशोषित भोजन को जो लेकर के आता है, ये न्यूट्रिएंट को जो लेकर के आता है कि माता के बॉडी से भ्रूण के बॉडी तक, ये प्लेसेंटा के द्वारा आता है, ये अपरा के द्वारा आता है। यही क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मानव में अपरा का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो एलेंटोइस तथा कैरियन दोनों के द्वारा किसका निर्माण होता है, अपरा का निर्माण होता है। ये अपरा न्यूट्रिएंट पोषण प्रदान करने के, पोषण ट्रांसफर का काम करता है। माता के नाभि से भ्रूण के नाभि तक ये ज्वाइंट रहता है, और यह माता में जो पोषण रहता है वह भ्रूण में पोषण को प्रदान करते रहता है, और भ्रूण विकसित होते रहता है। 9 माह के बाद ये फिर माता के गर्भ से बाहर निकल आता है। तो क्वेश्चन ये था कि मानव भ्रूण संरक्षित रहता है एमनियोटिक गुहा में, और मानव में अपरा का जो निर्माण होता है यह एलेंटोइस तथा कैरियन द्वारा मानव में अपरा का निर्माण होता है। तो आई होप आप लोग इतना ऑब्जेक्टिव समझ गए होंगे। आगे हम
ये जो क्वेश्चन था हमारा है, ये 70 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें कि हम आप लोग को 5 ऑब्जेक्टिव ही इस वीडियो में बताए हैं। और आगे का जो वीडियो लेकर के आएंगे, अब मेरा बच गया मतलब 60-65 बच गया, तो कोई एक वीडियो में 60 ऑब्जेक्टिव लेकर के आए, कि कोई और दूसरा वीडियो जो होगा उसमें 60 ऑब्जेक्टिव, मतलब 2 या 3 क्लास में आप लोग का ये बायोलॉजी का 2022 का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन है, इसको हम लोग समाप्त करेंगे और पूरा डिटेल से देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव तो है, उसको समझना कैसे है। मेन मेरा ये पर्पस है, ऑब्जेक्टिव तो कोई आपको बता देगा, टिक कोई लगवा देगा, लेकिन मेरा बोर्ड पर आने का ये पर्पस है, 2 या 3 क्लास लेने का मेरा ये पर्पस है कि आप लोग को ये जो ऑब्जेक्टिव का ये आंसर हुआ, ये हुआ कैसे और हुआ तो कैसे हुआ, इसको हम लोग समझेंगे। एक वीडियो, एक ऑब्जेक्टिव समझने से कई ऑब्जेक्टिव यहाँ बन सकता है या बनता है। तो इसलिए नहीं तो हम क्या करते कि लाते यहाँ पे और उसको बता देते एक बार में या आधा घंटा में पूरा 70 का 70 हो जाता, लेकिन नहीं, सॉल्यूशन के साथ यदि आप देखते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव में कई सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक इसी पर्पस से हम ये वीडियो लेकर के आए थे और आगे का वीडियो लेकर के आएंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आगे का फिर कल या परसों लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया है कि मानव का जो ये भ्रूण होता है, फीमेल के बॉडी में जो भ्रूण का निर्माण होता है, वह किसमें संरक्षित रहता है। भ्रूण को हम लोग इंग्लिश में एम्ब्रियो कहा जाता है, भ्रूण कहते हैं। तो ये कहाँ संरक्षित रहता है, किसमें संरक्षित रहता है। ये माता के तो उदर में रहता है, लेकिन उदर में ये भ्रूण जो होता है, ये भ्रूण किस थैलीनुमा संरचना से रहता है, और ये इसको कौन ऐसा आवरण जो प्रोटेक्ट किया हुआ रहता है, कौन सा गुहा है, तो उसको हम लोग बताना है कि मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। पहला एम है एलेंटोएस में, क्या है, एलेंटोएस में। उसके बाद एमनियोटिक गुहा में, सी में है फुफ्फुस गुहा में, डी में है पेरिटोनियल गुहा में। तो मानव का जो भ्रूण जो संरक्षित रहता है, यह एमनियोटिक गुहा में संरक्षित रहता है। अब बताइए, ये एमनियोटिक गुहा जो होता है, इसमें भ्रूण संरक्षित रहता है। जैसे कोई भ्रूण है, यहाँ पे देखिए, ये जो होता है, ये एक गुहा में, मतलब एमनियोटिक गुहा में संरक्षित रहता है ये। और इसके अंदर एक फ्लूइड द्रव होता है जो क्या करता है कि इसे प्रोटेक्ट किया हुआ रहता है। ये जो होता है, ये जो द्रव होता है, इसे कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। ये एमनियोटिक गुहा हुआ, और एमनियोटिक गुहा के अंदर ये एक द्रव भरा रहता है, जिस द्रव में क्या होता है कि ये स्पर्म रहता है। तो ये एमनियोटिक गुहा में भ्रूण रहता है, भ्रूण एमनियोटिक गुहा में भ्रूण रहता है। और इस गुहा के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक द्रव रहता है, जो कि भ्रूण को पोषण प्रदान किए रहता है। आपको पता होगा, ये तो इसका देखिए, इससे रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव है, इसको बता देते हैं। तो मानव भ्रूण संरक्षित रहता है किस गुहा में, एमनियोटिक गुहा में सुरक्षित रहता है। ये देखिए, मानव में अप्रा का निर्माण होता है। तो मानव में अप्रा का जो निर्माण होता है, वह किसके द्वारा होता है, एमनियन द्वारा होता है, या कि एलेंटोएस द्वारा होता है, या कि कैरियन द्वारा होता है, या बी तथा सी, मतलब एलेंटोएस तथा कैरियन दोनों द्वारा होता है। तो मानव में अप्रा का जो निर्माण होता है, मानव मादा में अप्रा का जो निर्माण होता है, प्लेसेंटा का जो निर्माण होता है, वह बी कह सकते हैं एलेंटोएस, और सी कह सकते हैं कैरियन। ये दोनों के मिलन से प्लेसेंटा अप्रा का निर्माण होता है। ये प्लेसेंटा करता क्या, ये जो फीमेल मादा या माता कह सकते हैं, ये प्लेसेंटा होता है। यह प्लेसेंटा भ्रूण के नाभि से, ध्यान दीजिएगा, भ्रूण का जो नाभि होता है, भ्रूण के नाभि से माता का ये प्लेसेंटा जुड़ा रहता है। और भ्रूण के नाभि से होते हुए माता का प्लेसेंटा जो है, वह माता के भ्रूण से, ये प्लेसेंटा एक दूसरे के भ्रूण से जुड़ा रहता है। भ्रूण
या नाभि कह सकते हैं, एक दूसरे के नाभि से जुड़ा रहता है ये प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा ब्रिज का काम करता है, पुल का काम करता है। कौन सा ब्रिज? तो न्यूट्रिएंट ब्रिज का काम करता है, पोषण प्रदान करने का काम करता है। माता जब कोई भोजन कर लेता है तो उसको पचित भोजन जो अवशोषित कर लिया होता है और वह जो पचित भोजन कुछ बच जाता है वह भ्रूण को दे देता है। तो ये पचित भोजन अवशोषित भोजन को जो लेकर के आता है, ये न्यूट्रिएंट को जो लेकर के आता है कि माता के बॉडी से भ्रूण के बॉडी तक ये प्लेसेंटा के द्वारा आता है, ये अपरा के द्वारा आता है। यही क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मानव में अपरा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो एलेंट्राइस तथा कैरियन दोनों के द्वारा किसका निर्माण होता है? अपरा का निर्माण होता है। ये अपरा न्यूट्रिएंट पोषण प्रदान करने के, पोषण ट्रांसफर का काम करता है। माता के नाभि से भ्रूण के नाभि तक ये ज्वाइंट रहता है और यह माता में जो पोषण रहता है वह भ्रूण में पोषण को प्रदान करते रहता है और भ्रूण विकसित होते रहता है। 9 माह के बाद ये फिर माता के गर्भ से बाहर निकल आता है। तो क्वेश्चन ये था कि मानव भ्रूण संरक्षित रहता है एम्नियोटिक गुहा में और मानव में अपरा का जो निर्माण होता है यह एलेंट्राइस तथा कैरियन द्वारा मानव में अपरा का निर्माण होता है। तो आई होप आप लोग इतना ऑब्जेक्टिव समझ गए होंगे। आगे हम ये जो क्वेश्चन था हमारा है ये 70 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें कि हम आप लोग को 5 ऑब्जेक्टिव ही इस वीडियो में बताए हैं और आगे का जो वीडियो लेकर के आएंगे। अब मेरा बच गया मतलब 60-65 बच गया, तो कोई एक वीडियो में 60 ऑब्जेक्टिव लेकर के आए कि कोई और दूसरा वीडियो जो होगा उसमें 60 ऑब्जेक्टिव, मतलब 2 या 3 क्लास में आप लोग का ये बायोलॉजी का 2022 का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन है, इसको हम लोग समाप्त करेंगे और पूरा डिटेल से देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव तो है उसको समझना कैसे है। मेन मेरा ये पर्पस है, ऑब्जेक्टिव तो कोई आपको बता देगा, टिक कोई लगवा देगा, लेकिन मेरा बोर्ड पर आने का ये पर्पस है, 2 या 3 क्लास लेने का मेरा ये पर्पस है कि आप लोग को ये जो ऑब्जेक्टिव का ये आंसर हुआ ये हुआ कैसे और हुआ तो कैसे हुआ, इसको हम लोग समझेंगे। एक ऑब्जेक्टिव समझने से कई ऑब्जेक्टिव यहाँ बन सकता है या बनता है। तो इसलिए नहीं तो हम क्या करते कि लाते यहाँ पे और उसको बता देते एक बार में या आधा घंटा में पूरा 70 का 70 हो जाता, लेकिन नहीं, सॉल्यूशन के साथ यदि आप देखते हैं तो एक ऑब्जेक्टिव में कई सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक इसी पर्पस से हम ये वीडियो लेकर के आए थे और आगे का वीडियो लेकर के आएंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आगे का फिर कल या परसों लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।